सभी का स्वागत है एईसी प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करेंगे अपनी शंखनाद सीरीज के लेक्चर नंबर 7 के बारे में। तो सीरीज में आगे बढ़ने के पहले कुछ आपको जरूरी जानकारी दे दूं कि जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस की क्लासेस आपको मिलेंगी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, यानी कि MWF में 12:30 बजे। एक दिन आपको अगर मान लीजिए मंडे को आपको जनरल साइंस मिल गया है तो फिर आपको वेडनेसडे में जनरल अवेयरनेस मिलेगा। ऐसे ही क्लासेस अल्टरनेटिव चलती रहेंगी। मैकेनिकली क्लासेस आप ट्यूसडे एंड सैटरडे को 12:30 बजे देख पाएंगे। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग की क्लासेस जो है वो मंडे टू फ्राइडे 4 बजे आपको मिलेंगी। और सैटरडे संडे जो है वो रिजर्व डे है हमारी मैराथन क्लासेस के लिए। इस दिन हमारी मैराथन क्लासेस होती है। तो बात करते हैं पहले सवाल के ऊपर कि पहला सवाल क्या कहने वाला है। तो पहले सवाल की बात करते हैं कि भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन से हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन से हैं ये बताना है। 4 ऑप्शन है। ये आपको 3 चीजें दी गई हैं, फिर इनके कुछ ऑप्शंस बनाए गए हैं। जैसे आप देखें, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व भारत और सुंदरलैंड। वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सुंदरलैंड्स के बारे में बात की गई। फिर इनके ऑप्शन बनाए गए हैं ए बी एंड सी, ए एंड बी, ओनली ए, ओनली बी, ऐसे कुछ आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। हॉटस्पॉट होता क्या है? हॉटस्पॉट की अगर मैं बात करूं, हॉटस्पॉट क्या होता है, तो हॉटस्पॉट को आप कहते हैं एक ऐसा क्षेत्र जहां पर जैव विविधता ज्यादा होती है। जहां पर जैव विविधता क्या होती है? ज्यादा होती है। अब ये बायोडायवर्सिटी जो है वो कहां पर ज्यादा होगी? ये बायोडायवर्सिटी आप कहां पर ज्यादा देख पाएंगे? तो बायोडायवर्सिटी आप ज्यादा देख पाएंगे जहां पर जंगल ज्यादा होंगे। कहां पर? जहां पर फॉरेस्ट अच्छा होगा। क्योंकि जैव विविधता में आप यहां पर पेड़ पौधे मतलब कि पादप को भी देखते हैं, साथ ही साथ आप प्राणी को भी देखते हैं। ये दोनों अगर होते हैं और इन दोनों की वैरायटी आपको ज्यादा मिलती है, अगर नंबर ऑफ प्लांट्स जो है, नंबर ऑफ फ्लोरा जो है वो ज्यादा होगा, फोना एंड फ्लोरा की वैरायटी ज्यादा आप देख पाएंगे, तो वहां पर जैव विविधता ज्यादा होगी। तो हम देख रहे हैं कि चूंकि प्राणी कैसे सरवाइव करेगा, तो जो जंगल है, जंगल का मतलब क्या हो गया, यहां पर जो पादप है, पेड़ पौधे जो है वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो यहां पर जो ज्यादा होंगे, अब इनको खाने के लिए यहां पर प्राणी भी ज्यादा आ जाएंगे। अब जंगल कहां पर ज्यादा होंगे, तो ये दिक्कत आ गई कि बोले भाई जंगल कहां ज्यादा होंगे? जहां पर जल पर्याप्त मात्रा में होगा। जल यानी कि वर्षा की बात कर रहे हैं, समुद्र की बात नहीं कर रहे हैं। कि वर्षा जहां पर ज्यादा होगी वहां पर क्या होगा? ऑटोमेटिकली फॉरेस्ट होंगे। और ये फॉरेस्ट कैसे होंगे? ये फॉरेस्ट जो है वो कैसे हो जाएंगे? एवरग्रीन फॉरेस्ट हो जाएंगे। जहां पर ये एवरग्रीन फॉरेस्ट आप देख पाएंगे, जहां पर हरियाली रहेगी, नमी रहेगी, नमी रहेगी, तो वहां पर हर प्रकार के कीड़े मकोड़े पतंगे, है ना, उनको खाने के लिए चिड़िया, उनको खाने के लिए और दूसरे पक्षी, है ना, घास खाने के लिए जानवर, उनको खाने के लिए शेर तेंदुआ, ये सब कुछ बहुत अच्छे से बैलेंस होगा। तो अब ये कहां पर फॉरेस्ट अच्छा होगा? फॉरेस्ट वहां पर अच्छा होगा जहां पर वर्षा अच्छी होती होगी। यहां पर वर्षा कहां पर आप देख पा रहे हैं? तो वर्षा कहां पर अच्छी होती है? भारत में आप देखते हैं उत्तर पूर्व में भी वर्षा आपको ठीक देखने को मिलती है। आपको पश्चिमी घाट पर भी, केरल से लेकर वर्षा आपको ठीक देखने को मिलती है। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि जहां पर जब विविधता कहां पर ज्यादा होगी, जहां पर है ना रेन बहुत अच्छा है, रेनफॉल बहुत अच्छा है, वहां पर जैव विविधता आप देख पाएंगे। अब इन 3 में से आपको एक आंसर बताना है कि क्या इसका सही जवाब हो जाएगा। कि पश्चिमी घाट बिल्कुल हो जाएगा, पश्चिमी घाट तो बिल्कुल होगा ही होगा। उत्तर पूर्व भारत ये भी बिल्कुल होगा क्योंकि उत्तर पूर्व भारत में मेघालय वाला जो इलाका आ जाता है वहां पर वर्षा अच्छी होती है, तो इस कारण से ये वाला भी इलाका आ जाएगा। फिर एक आता है जिसको आप कहते हैं सुंदरलैंड। सुंदरवन डेल्टा के बारे में खास तौर से बात की जा रही है। तो वहां पर भी आप देखें कि डायवर्सिटी, जैव विविधता जो है वो आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है, बढ़िया देखने को मिलती है। तो ये तीनों जो जगह है वो क्या होंगे? तीनों जगह पर आप हॉटस्पॉट देख पाएंगे, जैव विविधता आप देख पाएंगे, है ना। तो तीनों जगह आप देख पाएंगे, तो ए बी सी हो जाएगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी हो जाएगा। अगर इसमें एक चीज और ऐड कर देते कि अंडमान निकोबार, तो वहां पर भी वर्षा ठीक होती है, वहां पर भी हमेशा हरा भरा रहता है, आपको कई सारे जानवर, और वहां पर तो कई सारी ट्राइब भी आपको देखने को मिलती है, अलग टाइप की, जो भारत के रेस्ट ऑफ एरिया में आप नहीं देख पाते हैं। तो हॉटस्पॉट मतलब ये चीज समझ लेना चाहिए, जहां पर जैव विविधता ज्यादा होती है, फ्लोरा एंड फोना के वेराइटीज ज्यादा होते हैं, उनको हम हॉटस्पॉट के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। अगला, भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? इंडियाज लार्जेस्ट रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? इसके बारे में आपको बात करनी है, कौन सा हो जाएगा?
ध्रुव है, अप्सरा है, सर्कस है, कामायनी है, ये सभी जो है वो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर है। लेकिन रिसर्च के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, सबसे बड़ा कौन सा है, वो है ध्रुव। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आप यहां पर देख पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आप देख पाएंगे। भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन हुआ करता था? भारत के किस राज्य पर आप अहोम वंश का शासन देख पाते हैं? अहोम से ही एक शब्द निकला जिसको आप कहते हैं असम। अहोम से ही असम निकला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट कह सकते हैं। ये सिर्फ एक लिंक बनाने के लिए, चूंकि कई बार कहते हैं अहोम राज्य भी कहलाता था, तो अहोम राज्य हम असम को कहते थे। तो ये ऑप्शन नंबर जो है बी इज द करेक्ट आंसर आप देख पाएंगे। अगले की बात करें, गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था? 4 ऑप्शन है, पुरुषपुर, भाग्यनगर, मछलीपट्टनम, है ना, मछलीपट्टनम आएगा, ये मछलीपट्टनम लिखा है, प्रयाग ज्योतिषपुर। तो क्या इसमें सही जवाब आप देख पाएंगे? इन चारों में से क्या सही जवाब आप यहां पर देख पाएंगे? चारों में से एक सही जवाब आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो यहां का जो सही जवाब देखिए, पुरुषपुर एक अलग है ना, भाग्यनगर, मछलीपट्टनम तो अभी आप देख पाते हैं। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, जिसको आप प्रयाग ज्योतिषपुर कहते हैं। ये एक साम्राज्य है। कौन सा साम्राज्य? साम्राज्य कामरूपा या कमरूपा। कमरूपा साम्राज्य में ये क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी। कमरूपा साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी प्रयाग ज्योतिषपुर, और ये काफी बड़े शहरों में से भी था, है ना। जब राजधानी है तो बड़ा शहर ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आप इसका देख पा रहे हैं। अगले की बात करूंगा। अगला क्या है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात हो रही है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रही है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रही है तो आर्टिकल 124 में मामला चला जाएगा। अब आपने पढ़ा है कि जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं तो एक मेथड है, इसको कहते हैं कॉलोजियम या कॉलेजियम। कॉलेजियम विधि का उपयोग यहां पर किया जाता है। और कॉलेजियम विधि का उपयोग यहां पर करते हैं तो इसमें क्या होता है? वरिष्ठता को ध्यान रखा जाता है। किसको ध्यान रखते हैं? वरिष्ठता को ध्यान रखा जाता है। उसमें कई सारे लोग, पुराने जो जज होते हैं उनका एक पैनल होता है, वरिष्ठता के आधार पर हम यहां पर अपॉइंट करते हैं। अनुभव तो चाहिए ही है, कुछ योग्यताएं तो चाहिए ही है, उनके अलावा तो कौन करेगा? तो ये जो वरिष्ठता के आधार पर एक कमेटी होगी जिसमें कई सारे लोग होते हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा, हाई कोर्ट के न्यायाधीश रखे गए होंगे कुछ, और वो क्या करेंगे? रिकमेंडेशन करेंगे राष्ट्रपति को। उसमें कानून मंत्री वगैरह भी आ जाते हैं, प्रधानमंत्री भी आ जाता है। ये सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति क्या करते हैं? इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। तो कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाएगी, लेकिन वरिष्ठता के आधार पर ही की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। इलेक्शन में भाग लेने की, राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेने की जो बात कर रहे हैं, चूंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड का ही मामला आएगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड का ही मामला आएगा। जितने लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर हैं, इसके अलावा विधानसभाओं के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो सब इसमें वोट डाल सकते हैं। जबकि हटाने वाली प्रक्रिया में जब हम जाते हैं, इंपीचमेंट में जाते हैं, आर्टिकल 61 के अंदर जाते हैं। इलेक्शन मेथड जो आप देख पाते हैं, राष्ट्रपति का पूरा इलेक्शन की प्रक्रिया आर्टिकल 54 और 55 में बताई गई है। पूरा मिलाकर कौन सी विधि कैसे होगी, आर्टिकल 54 और 55 पूरी मेथड बताया जाता है। वहीं पर आपको ये इलेक्टोरल कहलाता है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो यहाँ पर वोट दे सकता है। तो इलेक्टेड की ही बात आएगी। जबकि आप इंपीचमेंट में जाते हैं तो जब इंपीचमेंट में केवल मामला किसके पास रहेगा? तो मामला केवल संसद के पास रहता है और वहां पर सभी मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन निर्वाचन में सिर्फ निर्वाचित ही शामिल हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला, राष्ट्रीय हीरा संस्थान कहां स्थित है? हीरे को जब आप कहते हैं ना डायमंड, तो हीरा भारत में सबसे ज्यादा निकाला जाता है पन्ना यानी कि मध्य प्रदेश में। फिर हीरे को तराशना पड़ता है। ये कैसा हीरा निकलता है? यहाँ पर ये कच्चा हीरा निकलता है, इसको पक्का करना पड़ता है। पक्का मतलब उसमें डिजाइन, वो हीरा जो चमकता है वो आपने देखा होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आधार पर चमकता है।
तो अब हीरे को तराशने का काम है ना, अगर एमपी में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जबलपुर में भी थोड़ा बहुत काम होता है, और इंडिया में अगर आप बात करते हैं तो इंडिया में जो काम होता है हीरा तराशने का वो होता है सूरत में। ठीक है, और हीरे का सबसे बड़ा बाजार यहां पर क्या है, हीरे पर काम होता है, और सबसे बड़ा मार्केट आप देख पाएंगे बंबई में। इसलिए आप देख पाते होंगे कि कुछ खास ट्रेनें अहमदाबाद से ही चलाई जाती हैं, और कहां के लिए, यहां पर चलाई जाती है। तो हीरा तराशने का काम कहां होता है, सूरत में। अब जब तराशने का काम होता है तो वहां पर सिखाने का काम भी होता होगा। तो नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट कहां पर आपको देखने को मिलेगा, सूरत में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। सूरत साड़ी के अलावा हीरे के लिए भी फेमस है, तो ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर आप देख पाएंगे। अगला, भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है। स्वदेशी रूप से, स्वदेशी रूप से जो निर्मित है वो है कलपक्कम। स्वदेशी रूप से जो निर्मित है वो क्या है, वो है कलपक्कम। इसके अलावा ये सभी आप देख पा रहे हैं तारापुर है ना, कोटा, ट्राम्बे, ये सभी परमाणु रिएक्टर हैं, और इनकी फोटो भी मैंने लगा के रखी है। तो आंसर तो आप देख पाएंगे कलपक्कम स्वदेशी रूप से। इसके अलावा आप देख पाए सभी जगह मैंने बना के रखा है। नरोरा जो है वो उत्तर प्रदेश में आप देख पाते हैं। राजस्थान के अंदर आप रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट देख पाते हैं, है ना। इसके अलावा आप देख पाते, ये राजस्थान का न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। गुजरात के अंदर आप काकरापारा देख पाते हैं, महाराष्ट्र के अंदर आप तारापुर देख पाते हैं, कर्नाटक में कैगा आप देख पाते हैं, तमिलनाडु के अंदर आप कलपक्कम देख पाते हैं, केरल के अंदर आप कोडाईकुनल, नहीं यहां पर भी आप कोडाईकुनल, सब तमिलनाडु में भी आप कोडाईकुनल देख पाते हैं। ठीक, तो ये आप क्या है, कुछ यहां पर आप दो देख पा रहे हैं, राजस्थान में रावत भाटा और राजस्थान न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये कुछ पावर प्लांट यहां पर बताए गए हैं और अलग से, है ना, इन सब के अलावा। तो कलपक्कम जो है वो स्वदेशी तरीके से निर्मित किया गया है। ये मैप चाहे तो आप यहां से लिस्ट भी नोट डाउन कर सकते हैं, कुछ कुछ जो लिख सकते हैं चाहे तो लिख सकते हैं। अगला, पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बाग कहा जाता है। तो यहां पर आप ये देखिए, पेशावर, मुल्तान, कराची और लाहौर। तो लाहौर पर मैं जाऊंगा, लाहौर पर क्यों जा रहा हूं ये मैं आपको कारण बताता हूं, क्योंकि लाहौर जो है वो बहुत लंबे समय तक राजधानी भी रहा है, देश की राजधानी भी रहा है। जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, जब मुगलों का शासन था, या आप जब मुगलों का शासन की बात ना करूं, जब मैं सल्तनत काल अगर आप देखते हैं तो इल्तुतमिश के पहले तक लाहौर राजधानी हुआ करता था। कई सारे लोगों ने और लाहौर को टारगेट करके काम किया। इल्तुतमिश के बाद से राजधानी दिल्ली आ जाती है ना। तो लाहौर पहले से और फेमस शहर है, बड़ा शहर है, और यहां पर मुगलों ने कई सारे बाग भी लगवाए हैं, कई सारे बाग यानी कि बगीचे यहां पर स्थापित करवाए हैं। इस कारण से इनको बाग और बगीचे का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर आप यहां पर देख पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर देख पाएंगे। अगला, साम्राज्यवाद पूर्व की अवधि में कैलिको के नाम से क्या जाना जाता था। कोयला, लोहा, चावल और कपास। कैलिको जो है वो एक प्रकार का वस्त्र है। क्या है, एक प्रकार का वस्त्र है। और ये वस्त्र जो है ना, वस्त्र जो है, इस वस्त्र को कहां पर, ये तो कालीकट बंदरगाह पर इसका उद्गम हुआ। मतलब बंदरगाह मत लिखो, कालीकट इसकी फेमस जगह आप देख पाते हैं, इस कारण इसका नाम कैलिको भी पड़ा। दूसरी चीज क्या है कि ये यूरोप से जो मतलब भारत से यूरोप जो वस्त्र जाएगा, भारत से यूरोप जो वस्त्र जाएगा, तो अब कौन ले जाएगा, जो यूरोपियन आए होंगे, पहले यूरोप से भारत आए होंगे, है ना, यूरोप से भारत आए होंगे, और फिर यहां से भारत आए, यहां से कुछ सामान हमारे गठरी वठरी इकट्ठी कर ली, और वो गठरी लेकर कहां चले गए, यूरोप चले गए। इस गठरी में कुछ कपड़ा भी निकला, उस कपड़े को इनने क्या नाम दिया, उस कपड़े को इनने नाम दे दिया कैलिको। क्या नाम दे दिया, कैलिको। तो कैलिको का संबंध कपड़े से हो गया, तो ना तो कोयला कपड़े से संबंधित है, ना लोहा, ना चावल, कपड़े से संबंधित है, कपास, क्योंकि इससे ही कपड़ा बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आप देख पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आप देख पाएंगे। कपास जो है वो करेक्ट आंसर आप यहां पर देखेंगे। अगले की मैं बात करूं कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है। संसद के 3 अंग होते हैं, कई बार सवाल ऐसा बन जाता है। संसद के अंग जो है, संसद के अंग आपसे पूछे जाएं तो आप संसद के अंग आप 3 बताएंगे, कौन कौन से अंग होंगे। एक को आप कहेंगे राष्ट्रपति, दूसरे अंग को आप कहेंगे राज्यसभा, और तीसरे अंग को आप कहेंगे लोकसभा।
सदन ये है, ये दोनों क्या है, सदन है, ये दोनों क्या है, अगर आप इसको कहें तो सदन है, ये दोनों जहां पर लोगों की क्या होती है, बैठक होती है। सदन मतलब हाउस के बारे में बात हो रही है, जहां पर लोगों की बैठक होती है, हाउस है ये। अगर इन हाउसेस में हम चर्चा करते हैं तो इसको हम कहते हैं उच्च सदन, स्थायी सदन, ये कहलाता है निम्न सदन और अस्थायी सदन। ठीक है, उच्च और स्थायी, निम्न और अस्थायी, ये राज्यसभा और लोकसभा का कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर क्या कह रहा है, ऊपरी सदन की बात की गई है तो ऊपरी सदन राज्यसभा हो जाएगा, अगर निचले सदन की बात करते तो लोकसभा हो जाता। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। संसद की बात कर रहे हैं तो ये विधान परिषद, विधानसभा तो किसका अंग हो जाएगी, राज्य विधायिका का अंग हो जाएगी। किसका, राज्य विधायिका का अंग हो जाएगी। राज्य विधायिका मतलब क्या हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर का अंग हो जाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर का अंग हो जाएगी। तो ये दोनों तो अलग हो गई, और ये दोनों वो क्या है, लोकसभा राज्यसभा आपको पार्ट ऑफ, है ना, पार्ट ऑफ पार्लियामेंट आपको देखने को मिलेंगे, उनके अंग आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसे इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव खास तौर से जो लाया जाता है, विशेष तौर पर अगर लोकसभा में लाया जा रहा है ना, लोकसभा में ही लाया जाता है, तो ये विशेष तौर पर सरकार के खिलाफ लाया जाता है। सरकार मतलब क्या, सरकार का मतलब प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, मतलब आप इसको क्या कहते हैं, सरकार का मतलब क्या है, ये पूरी मंत्री परिषद कहलाती है। तो इस्तीफा किसको देना पड़ेगा भाई, अविश्वास का मतलब कि हमें आपके ऊपर विश्वास नहीं अलग हो, तो इसका मतलब किसको इस्तीफा देना पड़ेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आप इसका देख पाएंगे। अगला, चमेरा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। चमेरा जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में, गुजरात में, हिमाचल में, पंजाब में। तो ये जल विद्युत परियोजना जो है वो हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चंबा जिला में स्थित है। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। एनएचपीसी का शायद ये एनएचपीसी का शायद ये प्रोजेक्ट है, शायद, जहां तक मैं कंफर्म नहीं हूं। नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन जो है उसका ही, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन जो है उसका ही ये एक प्रोजेक्ट आप देख पाएंगे। ये कहां पर मिलेगा, हिमाचल के चंबा में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आप यहां पर देख पाएंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला, डुंगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का जीव है। अब पहले तो आपको डुंगोंग समझना पड़ेगा। तो डुंगोंग क्या है, ये सिमलीपाल में है, मन्नारी खाड़ी में है, मानस में है, या कच्छ के विशाल रण में है। आपको बता दूं कि डुंगोंग जो है वो एक जलीय जीव है। क्या है, एक जलीय जीव है। जब ये एक जलीय जीव होगा, तो जलीय जीव होगा तो कच्छ के रण में क्या करेगा, रेगिस्तान में कुछ नहीं कर सकता। मानस में क्या करेगा, मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें भी कुछ नहीं कर सकता, जल में चाहिए। सिमलीपाल में क्या करेगा, यहां पर भी कुछ नहीं बचा। क्या, मन्नार की खाड़ी, क्योंकि खाड़ी अगर होगा तो वहां पर ही आप देख पाएंगे, वहीं पर जो जली जीव है वो पानी में ही देख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये है जिसको आप क्या कहते हैं, डुंगोंग, है ना, क्या कहते हैं इसको, है ना, डुगोंग। ये है वो डुगोंग जिसको आप देख पा रहे हैं, ये तो आपको पानी में ही देखने को मिलेगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ सेल, है ना, कौन से, देखिए कौन से स्तंभ जो है वो सेल कार्तिक स्तंभों को दर्शाते हैं। अकामनियन स्तंभ, गौथिक स्तंभ, मौर्य स्तंभ और फारसी स्तंभ। फॉलोइंग पिलर शो द रॉक कट पिलर्स, मतलब क्या है कि चट्टान को काट कर बनाया गया है, और चट्टान को काट कर जो बनाने की कला है, स्तंभ लिखने की, चट्टान को काट कर लिखने की कला है, वो अशोक ने सीखी थी। अशोक ने सर्वाधिक लिखे हैं, और अशोक कहां से संबंधित है, मौर्य से संबंधित है। तो अब इसमें जो जवाब हो जाएगा वो सही क्या हो जाएगा, मौर्यन स्तंभ, क्योंकि इसने ही लिखने की कला सबको सिखाई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आप यहां पर देख पाएंगे। अगले की बात करता हूं, अगला क्या है, भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय निम्नलिखित में से कौन थे। तो पुर्तगालियों का आना क्या हुआ, अगर मैं आपको बताता हूं, यहां पर चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, दुआर्ते डी मेनेजेस, फ्रांसिस डी अल्मेडा, लापोसोस डी अल्बार्गिया। देखिए क्या हुआ, वास्को डी गामा आया, फिर पेड्रो, एक आया अल्बरेज,
ये आई थिंक 1498 में आया, ये 1601 या 2 में आया। और इसके बाद वापस से वास्को डी गामा आएंगे 1605 के आसपास, रिपीटेशन मारेंगे, काफी मुनाफा कमाते हैं यहां से। तो इनके बाद आप देख पाए कंपनी यहां पर सेट हो जाती है। तो जो पुर्तगाली कंपनी आई है ना, पुर्तगाली कंपनी जो आती है, तो पुर्तगाली कंपनी ने अपना गवर्नर किसको बना के भेजा, तो फ्रांसिस जी अल्मेडा वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगीज कंपनी ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आप देख पाएंगे ऑप्शन नंबर बी इज दी सी सॉरी है ना, फ्रांसिस जी अल्मेडा जो है वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आप यहां पर देख पाएंगे। तो फ्रांसिस जी अल्मेडा इज द करेक्ट आंसर, आप यहां पर देख पाएंगे। अगला, संसद में एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है। तो धन विधेयक के मामले में आपको लास्ट लेक्चर में बताया, धन विधेयक के लिए जरूरी क्या है, जिसको आप क्या कहते हैं, धन विधेयक की जब बात आती है तो इसमें कोई नया टैक्स आ रहा हो, टैक्स के रेट या स्लैब में कोई चेंज आप देख पा रहे हो, चेंज इन टैक्स रेट, चेंज इन टैक्स रेट। ये अगर आप न्यू टैक्स देखें, चेंज इन टैक्स रेट आप देख पा रहे हैं, या इसके अलावा अगर आप बात करें, या इसके अलावा आप देख पाए ना कोई नया कर लगा रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं ना, नया या पुराने कर कुछ, या फिर जरूरी क्या है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा ने बोला हो। और ये मस्ट है, मतलब अगर ये नहीं हुआ है, भले नया टैक्स लग जाए, टैक्स के रेट में बदलाव हो जाए, स्पीकर ऑफ लोकसभा अगर है ना, स्पीकर ऑफ लोकसभा अगर नहीं बोलते हैं, लोकसभा अगर ये डिक्लेयर नहीं करते हैं कि इट इज अ मनी बिल, तो वो मनी बिल नहीं होगा। तो जरूरी क्या हो जाएगा, स्पीकर का बोलना, लोकसभा के स्पीकर का बोलना बहुत जरूरी हो जाएगा कि ये धन विधेयक है, तो धन विधेयक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। अगला, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। कहां पर आप महाभियोग शुरू करते हैं, इंपीचमेंट जो है, अगर आप इंपीचमेंट की बात करते हैं, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात करते हैं, तो ये आर्टिकल 61 में आपको बताया गया है। कहां बताया गया है, आर्टिकल 61 में इसका उल्लेख किया गया है। इंपीचमेंट जो है वो आप कहीं भी कर सकते हैं, संसद के किसी भी सदन से आप शुरुआत कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अब किसी भी सदन से आप करते हैं, चाहे तो आप लोकसभा से चले जाएं और चाहे तो आप राज्यसभा से चले जाएं, स्टार्टिंग कहीं से भी करेंगे। आपको जरूरी क्या होगा कि 1/4 मेंबर ने रिटर्न में सपोर्ट दिया हो, चाहे तो आप लोकसभा से स्टार्ट करें, चाहे तो आप राज्यसभा से स्टार्ट करें। और इसके बाद है ना, उस 14 दिन पहले नोटिस तो देना ही पड़ता है, लेकिन सपोर्ट कितना चाहिए रिटर्न में, 1/4 मेंबर का। अगर लोकसभा में जा रहे हैं तो 543 का 1/4 रिटर्न चाहिए, फिर पास तो अलग करवाना है, तब ये स्टार्ट हो पाए। ऐसे ही राज्यसभा में आपको 245 का 1/4 रिटर्न सपोर्ट चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इंपीचमेंट सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में आती है, विधानसभाओं का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अगला, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में ना, किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन आपको बताए गए हैं, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार। तो कतरनिया घाट जो है, कतरनिया घाट है ना, ये कहां पर आपको देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में। आप देख पाएंगे कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य आप कहां देख पाएंगे, तो इसका सही जवाब आप देख पाएंगे उत्तर प्रदेश में है ना। यूपी का एक, ये क्या हो जाएगा है ना, उत्तर प्रदेश का एक वन्यजीव अभयारण्य, जिसको आप क्या कहते हैं, सेंचुरी कहते हैं, सेंचुरी हो जाएगी। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहां पर है। 4 ऑप्शन है, हरिद्वार, इलाहाबाद, भागलपुर और विशाखापट्टनम। तो विक्रमशिला की अगर बात आ गई तो देखिए, अब विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन की जब बात आ गई है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भागलपुर। गंगा डॉल्फिन क्या है, तो गंगा डॉल्फिन को नेशनल है ना, अब क्या हमने राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल एक्वाटिव एनिमल जो है डिक्लेयर किया है कि नेशनल जलीय जीव जो है वो गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन खास तौर से सिर्फ गंगा में ही पाई जाती है। तो विशाखापट्टनम तो वैसे ही कट गया, चूंकि गंगा यहां बहती नहीं है, तो इसको अपन वैसे ही काट देते कि वहां पर बहती नहीं है। अब यूपी, चूंकि वहां कहां पर बहेगी, उत्तराखंड में, यूपी में और बिहार में ऐसे ही जाती है। तो ये भागलपुर जो है वो इसका करेक्ट आंसर आप देख पाएंगे, भागलपुर जो है वो करेक्ट आंसर आप देख पाएंगे। अगला, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में किसने फैजाबाद से नेतृत्व किया था। देखिए सारे नेतृत्व में बताता हूं किसने कहां से किया था। कुंवर चैन सिंह ने किया था जगदीशपुर से,
मौलवी अहमदुल्ला जो है इनके द्वारा किया गया था फैजाबाद से। बेगम हजरत बहन ने किया था लखनऊ से। खान बहादुर खान ने किया था रुहेलखंड से। झांसी से किया था रानी लक्ष्मीबाई, झांसी और ग्वालियर। कानपुर से किसने किया था? तो कानपुर से किया था नाना साहब ने। यहां पर भी तात्या टोपे भी साहब क्या है, इनके गुरु है ना तात्या टोपे। तात्या टोपे जो है वो रानी लक्ष्मीबाई नाना साहब दोनों गुरु हैं, तो उनका मार्गदर्शन दोनों जगह रहा है। तात्या टोपे वो हैं जिनने बाद में जाकर वो जो गौरेला पद्धति जो शिवाजी की गौरेला पद्धति थी, उस पर इनका अटूट विश्वास यहाँ पर हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर अब इसमें देख लो फैजाबाद, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए पद धारण कर सकता है? ये तो बन ही जाना चाहिए है ना, ये तो बन ही जाना चाहिए ऑप्शन नंबर, है ना। ऑप्शन नंबर कितना? ए, 5 साल के लिए तो ही तो पद धारण करता है, 5 साल के लिए तो पद धारण करता है। अगर आप देखेंगे भी तो इसका जिक्र जो है वो आर्टिकल 56 में आप देख पाएंगे, पदावधि के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 56 में आप देख पाएंगे पदावधि। अगला, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु मापदंड क्या है? चाहे उपराष्ट्रपति हो चाहे राष्ट्रपति हो, अगर दोनों के लिए न्यूनतम की बात करते हैं तो आपको 35 साल का हो जाना चाहिए। उसने 35 वर्ष पूरे कर लिए हो। रनिंग चलेगा, नहीं मानेंगे, कंप्लीट होना चाहिए, 36 में चल रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आप यहां पर देख पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आप यहां पर देख पाएंगे। तो ये अपन ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के सवाल हल कर लिए। इसके आगे इकोनॉमी के सवाल आपके साथ हल करवाएंगे प्रशांत सर। चलिए, तो ये आपने अंकुर सर के सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन देखे थे। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, निम्न में से कौन सा संबंध सही है। देखिए, यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है जीएनपी का फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है? इन सभी में आपको जीएनपी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आंसर आपसे अपने आप बन जाएगा। अब जीएनपी के केस में मैंने आपको क्या बताया है? जीएनपी में मैंने आपको ये बताया कि भाई जीडीपी का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री की टेरिटरी के अंदर जितना भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, उन सब टोटल प्रोडक्ट को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद जो टोटल वैल्यू आएगी वही उस कंट्री की जीडीपी कहलाएगी। अब जीडीपी के बाद जब जीएनपी निकाल रहे हैं तो जीडीपी में आप उन चीजों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं जो इनकम या इनफ्लो बोल लीजिए, जो पैसा या जो इनफ्लो फॉरेन कंट्री से आपके कंट्री के अंदर आ रहा है, और उस पैसे को आप माइनस करते हो जो पैसा आपकी कंट्री से क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। क्योंकि अगर विदेशी कंपनी इंडिया में काम कर रही है तो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने कंट्री वापस भेजेगी। इसी तरीके से इंडियन कंपनी अगर इंडिया के बाहर काम कर रही तो वो भी तो कुछ भेजेगी ना। तो यहां पर हम क्या बोल देते हैं कि भाई जब जीएनपी निकालना होता है ना, तब सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, जीडीपी पता होना चाहिए, और जीडीपी में से उस हिस्से को आप माइनस करो जो हिस्सा बाहर जा रहा है, और उस हिस्से को आप प्लस करो जो हिस्सा अंदर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप आराम से बता सकते हैं कि सर जीडीपी जीएनपी का फॉर्मूला क्या होता है। तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस प्लस क्या करना है, इनफ्लो, तो हम इसको क्या बोलते हैं, नेट इनफ्लो माइनस नेट आउटफ्लो। बात समझ में आ रही है? तो जीएनपी का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी मल्टीप्लाई बाई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कभी भी जीएनपी की वैल्यू जो है वो आपको नहीं मिल पाएगी। दूसरा बोल रहा है कि जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस नेट फैक्टर
इनकम। अब देखिए यहां पर माइनस क्या करना है, माइनस करना है आउटफ्लो, बात समझ में आ रही है, और प्लस क्या करना है, प्लस करना है इनकम। लेकिन सेकेंड वाले में ये क्या कर रहे हैं, ये माइनस किसको कर रहे हैं, इनकम को कर रहे हैं, इसलिए ये भी गलत हो जा रहा है। थर्ड अगर हम देखें तो बोल रहा है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये बिल्कुल ठीक है, यहां तक एकदम ठीक है। अब क्योंकि इन ऑप्शन में आउटफ्लो की बात हो ही नहीं रही है, बात समझ में आ रही है, तो जब आउटफ्लो की बात नहीं हो रही तो ऑप्शन के आधार पर सबसे बेहतर जो है वो कौन सा दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर सी दिखाई देता है। फोर्थ वाला बोल रहा है कि जीडीपी इज डिवाइडेड बाय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहा है कि which of the following statement is true regarding disinflation। अब देखिए डिसइंफ्लेशन क्या होता है, डिसइंफ्लेशन की अगर मैं बात करूं तो डिसइंफ्लेशन जो होता है वो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है, मैंने आपको बताया हुआ है, राइट। डिसइंफ्लेशन जो है वो क्या है, वो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है। अब टाइप ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो गया, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब है कि भाई देखो अगर इन्फ्लेशन की कंडीशन है तो प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर क्या बोल दिया, इसको बोल दिया टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, और टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है तो प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये क्लियर हो गया कि डिसइन्फ्लेशन क्योंकि इन्फ्लेशन का प्रकार है, इसलिए यहां पर गुड्स एंड सर्विस के प्राइस जो है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्राइस इंक्रीज होगा। अब यहां पर देखिए तो सर दोनों में फिर डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस ये हो गया कि अगर एक जैसे मान लीजिए महंगाई 100 रुपए की है, फिर उसमें महंगाई जो है वो 110 की हो गई, कुछ टाइम के बाद फिर 115 हो गया, और फिर 118 118 रुपीज हो गया। अब यहां पर देखिए तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि सर ये टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस में इंक्रीमेंट होगा, लेकिन क्योंकि ये इन्फ्लेशन का प्रकार है, सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा, डिफरेंस होगा रेट का, कि महंगाई जिस रेट से बढ़ रही है ना वो महंगाई क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। तो यहां पर आप 10% से महंगाई देख रहे हैं, यहां आप देख रहे हैं तो आप 5% से देख रहे हैं, यहां पर आपको 3% से दिखाई दे रही है। तो ये आप देख रहे हो कि यहां पर जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो क्या हो रहा है, वो लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो जब प्रोडक्ट के प्राइस या मान लीजिए इन्फ्लेशन जो है वो लगातार इंक्रीज हो, लेकिन इन्फ्लेशन जिस रेट से इंक्रीज हो रहा है वो रेट क्या हो जाए, वो रेट जो है वो क्या हो जाए, वो रेट अगर हम बात करें तो डिक्रीज हो जाए। तो प्राइजेस का बढ़ना और रेट का डिक्रीज होना अगर ये साथ में सिचुएशन बनती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं अवस्फीति, या उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसइंफ्लेशन। बात समझ में आ रही है? अब आइए ऑप्शन देखिए, यहां पर क्या बोल रहा है कि भाई विस्फीति या अविस्फीति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए आपको ये क्लियर हो गया कि सर प्राइजेस तो बढ़ेंगे लेकिन रेट डाउन होगा। आइए देख लेते हैं। पहला बोल रहा है कि एक परिदृश्य में जब मुद्रास्फीति मुख्य रूप से केवल कुछ वस्तुओं की मुद्रास्फीति के कारण होती है और सभी की नहीं, तो यहां पर तो ये गलत ही हो गया। एक विशिष्ट अवधि में कीमतों की समग्र कमी, नहीं, रेट की कुछ बात ही नहीं हो रही है। किसी विशिष्ट अवधि में मुद्रास्फीति की दर में कमी, ये एकदम ठीक है, सटीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अप्रत्याशित कारणों से कीमतों में वृद्धि, ये भी गलत है। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया कि सर जो रेट है, जो दर है मुद्रास्फीति की, वो क्या हो जाएगी, वो डाउन हो जाएगी, और प्राइजेस क्या हो जाएंगे, प्राइजेस इंक्रीज होंगे। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है तभी हम क्या बोलते हैं, डिसइंफ्लेशन बोलते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं कि द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी कैन बी कैलकुलेटेड बाय 3 मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड फिल इन द ब्लैंक मेथड। किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 तरीकों से की जा सकती है, एक आय विधि के बेसिस पर, एक व्यय विधि के बेसिस पर, और एक तीसरी विधि है। देखिए यहां पर याद रखिए कि जब मैं जीडीपी की बात करता हूं, या आप ऐसा समझ लीजिए कि जब मैं आप ऐसा समझ लीजिए जब मैं नेशनल इनकम की बात करता हूं तो नेशनल इनकम 3 मेथड से कैलकुलेट होती हैं।
एक इनकम मेथड, एक एक्सपेंडिचर मेथड, और एक अगर मैं बात करूं तो आता है प्रोडक्शन मेथड। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि भाई इनकम तो पता है आय विधि, एक्सपेंडिचर मतलब कि व्यय विधि, और उत्पादन विधि के बेसिस पर आप क्या करते हैं, आप नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इसी उत्पादन विधि के अंतर्गत अगर आप देखें तो जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी जैसी चीजें आप कैलकुलेट करते हो। यहाँ पर देखिए खर्च तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये और ये तो पहले ही बता रहा है, तीसरी विधि पूछ रहा है, तो यहाँ उत्पादन से संबंधित चीजें हैं। उत्पाद मूल्य बिल्कुल हो सकता है कि जिन प्रोडक्ट का उत्पादन हो रहा है उनका प्राइजेस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। डिपॉजिट नहीं होगा, ऋण देना नहीं होगा, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो प्रोडक्ट वैल्यू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, व्हाट डज जीएनपी स्टैंड्स फॉर। देखिए फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेगा, आपको पता होना चाहिए। जीडीपी को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा अगर हम बात करें तो जीएनपी को बोला जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राइट। तीसरा अगर हम बात करें तो एनएनपी को बोला जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, और एनडीपी को बोला जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। तो यहां पर आपको एक चीज ये याद रखना है कि जी का मतलब होगा ग्रॉस, एन का मतलब होगा नेट, और अगर हम यहां पर बात करें तो डी का मतलब होगा डोमेस्टिक, और बीच में एन का मतलब क्या होगा, नेशनल होगा। अब यहां पर आपसे पूछ रहा है कि भाई जीएनपी स्टैंड्स फॉर ग्रामीण ग्रामीण निशक प्रोग्राम, गलत। ग्रामीण निगम परिषद, देखिए सब सही है, लेकिन हमारे क्वेश्चन कहां पर पूछ रहा है उसके आधार पर चीजें गलत हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये एकदम सही है, और ग्रॉस नेशनल प्रोड्यूस ये गलत है। देखिए ये दोनों मिलते जुलते दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको पकड़ना पड़ेगा कि भाई एक्यूरेट जो है वो क्या है। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जीएसटी को संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया है? देखिए जब जीएसटी की बात हो रही थी तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई जीएसटी को लागू करने के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो एक बिल लेकर आती है, और बिल नंबर था 115वां, जो संसद के भंग होने पर क्या हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो क्या लेकर आती है, वो बिल लेकर आती है, बिल नंबर 122वां, और 122वां बिल जो है वो मेजॉरिटी से पास हो गया। मेजॉरिटी से पास होने के बाद संविधान संशोधन किया गया और एक अधिनियम बना दिया गया, कौन सा, तो 101 एक्ट। बात समझ में आ रही है? तो ये 122वां बिल और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, दोनों में फर्क है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर याद रखिए कि अगर आपसे क्या पूछ रहा है, अधिनियम पूछ रहा है, तो आप बोलिए सर 101। अगर आपसे बिल पूछता तो आप बोलते सर 122। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर जो है वो 101 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द नेट नेशनल इनकम। यहां पर देखिए एनएनपी निकालना है आपको, आपको क्या निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट या नेट नेशनल इनकम निकालना है। बात समझ में आ रही है? तो आप करेंगे क्या, ठीक है। अब देखिए इसको नेट नेशनल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। आपको जब भी नेट वैल्यू निकालनी हो ना, तो आप हमेशा ग्रॉस वैल्यू में से क्या माइनस करते हो, आप डेप्रेशिएशन या मूल्यह्रास को माइनस करते हो। बात समझ में आ रही है? आप याद रखिएगा। अब आपको नेशनल प्रोडक्ट की नेट वैल्यू निकालनी है सॉरी, आपको नेशनल प्रोडक्ट के नेट वैल्यू निकालनी है, तो आपको नेशनल प्रोडक्ट के ही ग्रॉस वैल्यू में से माइनस करना पड़ेगा। तो जब आप जीएनपी से डिप्रेशिएशन माइनस करते हैं
तो वहां पर आपको एक शुद्ध वैल्यू मिलती है, एक नेट वैल्यू मिलती है, जिसको आप एनएनपी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि नेट नेशनल इनकम जो है उसका मतलब बेस्ट डिफिनेशन जो है वो क्या हो सकती है, तो एनडीपी माइनस डिप्रेशिएशन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमको नेट वैल्यू निकालनी है तो डी वैल्यू कैसे हो सकती है, तो ये तो गलत हो गया। जीएनपी प्लस डिप्रेशिएशन नहीं हो सकता, डिप्रेशिएशन को माइनस करना पड़ेगा तभी नेट वैल्यू निकलेगी। अगर आप ग्रॉस वैल्यू निकाल रहे हैं तो डिप्रेशिएशन ऑलरेडी उसमें ऐड होता है। अगर आप ग्रॉस वैल्यू में से डिप्रेशिएशन को हटा दीजिए तब आपको नेट वैल्यू मिलता है, तो ये भी गलत हो गया। जीडीपी माइनस डिप्रेशिएशन का मतलब होता है एनडीपी, और जीएनपी माइनस डिप्रेशिएशन का मतलब होता है एनएनपी। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, फोर्थ वन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखिए यहां पर याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे दिखेंगे कि आपको लगेगा कि सर ये तो एकदम ही इजी है। एक एक वर्ड अगर यहाँ नॉट लग गया है तो आपके पूरे स्टेटमेंट की वैल्यू जो है वो अलग हो जाएगी, वो गलत भी हो सकते हैं क्वेश्चन के आधार पर। तो यहाँ बोल रहा है नॉट ट्रू अबाउट द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जिसको आप एग्जिम बैंक के नाम से जानते हैं। बोल रहा है कि निम्न में से कौन से कथन भारत के निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक के बारे में सही नहीं है। बात समझ में आ रही है? देखिए देखते हैं। पहला बोल रहा है इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रमोट इंडियन एक्सपोर्ट। बिल्कुल सही है। एग्जिम बैंक का जो काम होता है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक को या इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट का भी होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो एकदम ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी जो है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी जो बोल रहा है कि इट इज द प्रीमियर एक्सपोर्ट सॉरी इट इज द प्रीमियर एक्सपोर्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल ठीक है, भारत का एक प्रमुख निर्यात वित्त संस्थान है। निर्यात और आयात और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के उद्देश्य से बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य करता है। थर्ड वन बोल रहा है कि द बैंक प्रोवाइड असिस्टेंस इन हेल्पिंग इंडियन फर्म देयर ग्लोबलाइजेशन एफर्ट्स। बिल्कुल ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं तो हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई भारतीय फर्मों की उनकी वैश्वीकरण प्रयासों में सहायता करता है। तो तीन तो एकदम ठीक हो गए। चौथा देख लेते हैं। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2014 अंडर द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। ये गलत हो गया। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो याद रखिएगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का जो एक्ट पास हुआ था वो कब पास हुआ, वो हुआ सितंबर, वो कब पास हुआ, वो हुआ सितंबर 1981 में ये एक्ट पास हुआ। बात समझ में आ रही है? इस एक्ट के अंडर में अगर हम बात करें तो जून 1982, अगर हम बात करें तो जून 1982 से इसने अपना कार्य जो है वो प्रारंभ किया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि भाई 2014 में भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। ये गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या बोल रहा था, नॉट ट्रू अबाउट द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। अगर आपको ये लगता है कि सर हमको कोर्स की आवश्यकता है, हमको कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को अभी पढ़ने की आवश्यकता है, और तो आपके लिए एईसी प्लस जो है वो लेकर आ रहा है क्रैश कोर्स जो सिविल मैकेनिकल ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ वहां पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे जिसमें 300 प्लस टेस्ट जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए और सफलता जो है वो ले लीजिए। बात समझ में आ रही है? चलिए फिर आज के लिए इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।